नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जेएफ लॉ क्लासेस पर आप इंडियन पेनल कोड 1860 के वीडियो लेक्चर लेना ना भूलें, क्योंकि ये सभी वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से या न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से, यानी ये आपके लिए हर तरीके से उपयोगी है। चाहे कोई न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये सभी के लिए ये उपयोगी होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। कल आपके आसपास में कोई अपराध होता है या कुछ घटना होती है, तो फिर आप सोचते हैं कि अब हम किस वकील के पास जाएं, कौन सी धारा लगवाएं, क्या देखें, कौन सा अपराध बनता है। तो मतलब ये है कि आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो इसलिए आपको लॉ का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए आपको कम से कम आईपीसी तो पूरी पढ़ लेनी चाहिए। और जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये उपयोगी वीडियो है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, यानी आपको किसी भी स्थिति में वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। इससे क्या होगा कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या कंटेंट आते हैं, वो सारी आपकी समझ में नहीं आएगी। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आप लगा लीजिए हेडफोन, और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमने अभी पिछले ही सेशन में 376 के सारे पनिशमेंट, यानी रेप से संबंधित जो पनिशमेंट हमारे दिए गए हैं, सभी पनिशमेंटों को हमने पढ़ा। सभी पनिशमेंटों को हमने एक एक करके बारीकी से आपको बताया कि किस प्रकार पनिशमेंट दिए जाते हैं। धारा थी हमारी 376। अब आपने ये तो समझ लिया, सभी को पता था कि 376 में रेप के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। अब आप सभी के लिए क्या ये पता था कि इसकी परिभाषा कहाँ है, या 300 जो रेप को डिफाइन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है 375 के अंतर्गत। कहाँ डिफाइन किया गया है? 375 के अंतर्गत। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि पहली क्लास देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, पिछले और भी वीडियो देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जेएफ लॉ क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या? जेएफ लॉ क्लासेस की एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, वो है इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से। जैसे ही आप इस पर सर्च मारेंगे और इंडियन पेनल कोड की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी। या फिर आप सर्च कर सकते हैं IPCY एडवोकेट नेमी जाटव के नाम से, तो आपको भी IPC के हमारे अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक धारा पढ़ते हैं IPC में,
377। हम एक धारा पढ़ते हैं आईपीसी में 377, और ये जो 377 धारा है यानी बहुत ही विवादित धारा है। इसके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आते ही रहते हैं। इसको संवैधानिक किया जाए या असंवैधानिक किया जाए, कभी संवैधानिक बोल दिया जाता है, कभी असंवैधानिक बोल दिया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो धारा है हमारी बहुत ही विवादग्रस्त धारा है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसको पहले तो हमको समझना है कि 377 जो धारा है आईपीसी की वो है क्या। तो इसको आप एक चर्चित नाम जो चल रहा है उस नाम को सुने, समलैंगिकता। समलैंगिकता जो नाम चल रहा है, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। वो समलैंगिकता और कहीं नहीं है, यानी जो आईपीसी में बात की जा रही है वो 377 की ही बात की जा रही है। तो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कि जो आईपीसी में क्या प्रावधान किया गया है, उसके बाद उसको क्या दंडित किया जाएगा उस धारा के तहत। फिर उसके बाद हम केसों को बारी बारी से देखते हैं मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि अगर हम एक केस भी पढ़ेंगे तो एक केस में 1 घंटा चला जाएगा, पूरे फैक्ट अगर हम निकालते हैं तो। इसलिए हमको क्या पढ़ना है, एक प्रीवियस क्वेश्चनों के लेवल पे या प्री के क्वेश्चनों के लेवल पे हमको इस धारा को पढ़ना है। जैसे कि आप ऊपर ही धारा देख रहे हैं, प्रकृति विरुद्ध अपराधों के विषय में। किसके विरुद्ध? प्रकृति के विरुद्ध। यानी प्रकृति ने के विरुद्ध यदि आप काम कर रहे हो तो उन अपराधों के बारे में इसमें बताया गया। अब प्रकृति विरुद्ध ऐसा कौन सा अपराध है? प्रकृति विरुद्ध अपराध है अननेचुरल ऑफेंस, लेकिन ऐसा अपराध है कौन सा? तो उसमें बताया गया है कि जो कोई पुरुष, जो कोई भी व्यक्ति है, इसमें पुरुष स्त्री शब्द का शब्द यूज नहीं किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो कोई भी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ या फिर जीव जंतु के साथ, 3 याद रखना है, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ या जीव जंतु के साथ, कोई भी पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, जीव जंतु के साथ। अब देखें, कोई भी के अंतर्गत पुरुष भी आ सकता है, स्त्री भी आ सकती है। कोई भी के अंतर्गत कौन आ सकता है? पुरुष भी आ सकता है, यानी ऐसा अपराध पुरुष के द्वारा भी गठित किया जा सकता है, स्त्री के द्वारा भी गठित किया जा सकता है। यानी इसमें फिर आगे कहा गया है कि पुरुष और स्त्री या जीव जंतु के साथ, इनके साथ कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है, यानी प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है उससे हट के कोई काम किया जा रहा है, और वो काम है कौन सा? इंद्रिय भोग। कौन सा काम है? इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग यानी जो हम इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंतर्गत लेके जा रहे थे, जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ कर रहा था, यही इंद्रिय भोग एक काम वासना शब्द से आता है। तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक, मान लीजिए एक पुरुष है, ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए ये एक पुरुष है और ये एक दूसरा पुरुष है, बी, दोनों पुरुष हैं, दोनों पुरुष हैं। अब इन्होंने क्या है, अपनी काम वासना के लिए एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए। क्या किया? एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए। तो 377 जो हमारी धारा कहती है, उसने ये कहा ऐसा नहीं,
यानी आप जो शारीरिक संबंध बना रहे हैं ऐसा नहीं, ये प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध कार्य है। यानी काम वासना का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी के भी साथ संभोग करें। तो हमारे सीधी सीधी बात ये निकलती है कि प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था जो बनाई गई है उसके विरुद्ध यदि आप अपराध करते हैं या इंद्रिय भोग करते हैं तो ये 377 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। ये प्रावधान हमारी धारा करती है। 377 सिर्फ इतनी सी बात कहती है और कह के ये निकल लेती है अपने आप। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने पुरुष के साथ ऐसा कार्य कर दिया, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। वो है दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा पनिशमेंट। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी है, उसके अंतर्गत बताया है कि इंद्रिय भोग के अंतर्गत प्रवेशन मात्र पर्याप्त है। यानी आप इंद्रिय भोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत यदि प्रवेशन अकेला हो गया है तो ये इंद्रिय भोग के अंतर्गत आ जाता है। अब ये तो 377 जो कहती है, यानी बियर एक्ट की जो लैंग्वेज कहती है, उसको हमने सीधे सीधे से तरीके से पढ़ा। लेकिन बात यह आई कि इसके कुछ केस आए समय समय पर और उन केसों में इसको पलटा गया हर बार कि ऐसा होना चाहिए, ये धारा संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस धारा के अंतर्गत अपराधी किसी व्यक्ति को माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, और माना जाना चाहिए तो क्यों, और नहीं माना जाना चाहिए तो किन अपराध, कौन कौन से आर्टिकल हैं उनका उल्लंघन हो रहा तो उसके अंतर्गत नहीं माना चाहिए। तो इसके संबंध में क्या है, एक केस आया सबसे पहले 2009 का केस है। तो 2009 के केस में एक बात कही, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार का केस है। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार की केस में बताया गया, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है अगर, इसमें 2 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। कितने न्यायाधीशों की? 2 न्यायाधीशों, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह है। एक मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजीत प्रकाश शाह है। और दूसरे हमारे न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। इन दोनों की पीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि यदि ऐसा अपराध करते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग होता है, तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इतनी बात इसमें बताई गई कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। फिर उन्होंने उसमें एक बात जोड़ी और उसमें कहा कि मान लीजिए 2 वयस्क हैं और वयस्क अपनी सहमति से ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो इंद्रिय भोग आपस में दोनों वयस्क कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाए। मान लीजिए 2 वयस्क हैं, ऐसे कह सकते जो दोनों पुरुष हैं, पुरुष पुरुष, ये पुरुष है और ये पुरुष है। अब ये दोनों कैसे हैं? वयस्क हैं। अब ये दोनों वयस्क हैं तो ये आपसी सहमति से दोनों इंद्रिय भोग करते हैं, क्योंकि ये सहमति देने के लिए सक्षम। अब ऐसा तो है नहीं कि पशु सहमति देंगे अपनी, पशु तो बोलते भी नहीं है। तो फिर उनको अपराध के अंतर्गत माना गया कि यदि आप पशुओं के साथ इंद्रिय भोग करते हो तो ये प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध है। तो इसने केस में इतना बताया गया कि यदि
वयस्क हैं और वो आपस में सहमति देते हैं तो ये 377 के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना जाएगा। और इस धारा को दोनों ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी इसको पनिशमेंट नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि मान लीजिए एक अवयस्क पुरुष द्वारा या स्त्री द्वारा आपसे सहमति की जाती है और उस सहमति के पश्चात यदि इंद्रिय भोग किया जाता है तो क्या ये पनिशमेंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो इसका बिल्कुल है 377 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। यानी इसमें सिर्फ जो सहमति दी गई है इंद्रिय भोग करने की, वो दी गई है वयस्क पुरुष को। अब इसके बाद फिर आया हमारा दूसरा केस। इसके बाद दूसरा केस आया, क्या है दूसरा केस, इसको देखते हैं। दूसरा केस आया हमारा सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। यानी इसको चुनौती दी गई, जो दिल्ली हाई कोर्ट का मामला था उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने इस चुनौती को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मामले को उलट दिया। इस मामले को उलट दिया गया और इस मामले में कहा यदि प्रकृति विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है, चाहे वो वयस्क हो अवयस्क हो, सहमति दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सभी को 377 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आता है हमारा एक 2018 का मुद्दा और ये काफी चर्चित मुद्दा रहा। नवतेजसी जौहर बनाम भारत संघ 2018 की बात है। तो 18 में क्या किया गया, सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर से चैलेंज किया गया और उसमें बताया 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उसको सुना। 6 सितंबर 2018 को निर्णय आया और उसमें आधार था कि ये जो है इसमें संविधान के कुछ आर्टिकल हैं, इनका उल्लंघन होता है। कौन कौन से आर्टिकल? 14, 15, 19, 21। 14, 15, 19, 21 इनका होता है उल्लंघन। तो फिर इन्होंने भी क्या बात कही, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले निर्णय दिया, जो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, उस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया नवतेजसी जौहर बनाम भारत संघ के मामले में। अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का मामला क्या था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला था, उन्होंने जो निर्णय दिया कि जो वयस्क हैं यानी 18 वर्ष से के हो चुके हैं, पूरी आयु प्राप्त कर ली है, अब जो वयस्क हो गए हैं वो यदि आपस में सहमति देकर के समलैंगिकता यानी जिनके समान लिंग हैं और वो ऐसा इंद्रिय भोग करते हैं और सहमति देते हैं, तो ये 377 के अंतर्गत दंडनीय नहीं माने जाएंगे। यानी ये धारा असंवैधानिक है। लेकिन यदि अवयस्क सहमति देते हैं और समलैंगिकता करते हैं, यदि समान लिंग हैं और उसमें यदि इंद्रिय भोग करते हैं, तो ये 377 के अंतर्गत दंडनीय आज भी माने जाते हैं। इतनी बात के लिए अब मान लीजिए कोई पुरुष स्त्री छोड़ के पुरुष के साथ कर सकता है इंद्रिय भोग, महिला के साथ कर सकती है। लेकिन
क्या पुरुष या स्त्री जीव जंतु के साथ इंद्रिय भोग कर सकता है? तो इसी के लिए पनिशमेंट के बारे में बात कही कि आप जीव जंतु के साथ तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पनिशमेंट बताए गए हैं। और 377 में पनिशमेंट आप एक बार फिर देख लें, किसी भी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और आज मैंने इन केसों को आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो 377 हमारी धारा है आईपीसी की, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसका मुद्दा बहुत ही चर्चित है। तो ये धारा हमेशा उसी चर्चित में रही है। कभी कहते हैं कि संवैधानिक है, कभी कहते हैं कि असंवैधानिक है। तो इसके डिसीजन आते रहते हैं। हमको अपने बियर एक्ट से पढ़ना है कि बियर एक्ट क्या कह रहा है, और उस लैंग्वेज के अलावा लेटेस्ट केस आप देखते रहिए। तो आपका जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हो उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि JF लॉ क्लासेस की आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सर्च करना है। इंडियन पेनल कोड के नाम से बनी हुई है, और हमारे सारे वीडियो लेक्चर उसमें आप पढ़े हुए हैं। तो आप एक एक करके सभी वीडियो लेक्चरों को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपकी समझ में आईपीसी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं अभी आपको केस नहीं बता रहा हूँ, केस मैं आपको बताता चलूँगा धीरे धीरे। तो आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में हम करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 16 समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।